नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में चर्चा होगी दोस्तों कि ब्रोकर्स की बात की जाए तो टॉप ब्रोकर्स ने कुछ स्टॉक को चुना है। 12 से 14 स्टॉक उन्होंने फिल्टर करे हैं दोस्तों। टारगेट तो बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है। 11% से लेकर 32% का उछाल हमें देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द ब्रोकर्स। देखिए दोस्तों, ब्रोकर्स तो आते रहते हैं। कोई ब्रोकर्स पॉजिटिव सेंटिमेंट जाहिर करता है तो कोई नेगेटिव, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ अच्छे स्टॉक्स होते हैं तो उनमें हमेशा ब्रोकर्स टारगेट अप ही दिखाई पड़ता है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे कान और हमारे आँख दोस्तों खुले हैं, बिकॉज हम लोग सब एसटीएफएल परिवार हैं। दोस्तों एसटीएफएल के परिवार में हम लोगों ने बहुत प्लानिंग से काम करनी है, कब किन के रिजल्ट आने वाले हैं और कब क्या गेम प्लान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें ये भी देखना है कि हमसे बड़े जो एनालिस्ट लोग हैं वो क्या मानते हैं और उनका क्या दाव है। अगर दोस्तों ऑफकोर्स उनके पास एक्सपीरियंस है तो कुछ नॉलेज भी एक्स्ट्रा वो लोग गेन रखते हैं, तो उनका क्या तथ्य है, क्या थ्योरी है, क्या फैक्ट्स हैं जिनके तहत उन्होंने टारगेट्स को अब दिया है। और दोस्तों ये देखना बनता है कि इनमें से कोई स्टॉक आप क्या ओन करते हैं, आपके पास कोई स्टॉक है तो क्या करना है, और दोस्तों कौन कौन से स्टॉक पर क्या क्या टारगेट्स आ रहे हैं। फटाफट दोस्तों इस वीडियो में उसी बात पे चर्चा होगी। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर और दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मार्केट आज क्यों भागा उसके पीछे दोस्तों मैंने अपने जो ड्राई है वो शेयर कर दी है। कल मैंने बताया था कि मार्केट क्यों गिरा, लेकिन मैंने कल ये भी बताया था कि खरीदने का मौका हो सकता है। आज दोस्तों मार्केट भाग गया, काफ़ी तेज था, लेकिन यस उसके पीछे कुछ हिडन बातें जाके दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। 5 ज़बरदस्त कारण है जिसकी वजह से मार्केट आज भागा। और होम फर्स्ट फाइनेंस का आईपीओ आ चुका है, करना क्या है और वैल्यूएशन क्या है, इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्रोकरेज जो है सेज दिस 13 लार्ज कैप्स आर लाइकली टू गिव 11 टू 13 32% रिटर्न। डू योर ओन एनी। दोस्तों आप क्या कुछ ओन करते हैं इन सब में से? तो 11 से 32% का कुछ कुछ जो लार्ज कैप है, 13 लार्ज कैप दोस्तों। तो ऑफकोर्स इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात नहीं होगी। लार्ज कैप में किन 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 में पोटेंशियल है और ब्रोकरेज का क्या क्या पिक है, फटाफट दोस्तों उस स्टॉक का नाम भी देखते हैं और टारगेट्स क्या आप दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्टॉक दोस्तों जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है मेरिको भाई लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं पैराशूट जो ऑयल बनाने वाली कंपनी है इसी में आती है। एफएमसीजी दोस्तों आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही दोस्तों रिनाउंड कंपनी है। तो इधर पे आप देखिएगा मोतीलाल ओसवाल जो कि बहुत ही दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने दोस्तों इसका जो अभी एलटीपी की बात की जाए तो 411 का दिखाई पड़ रहा है। 470 का टारगेट इन्होंने दिया है। अपसाइड दोस्तों 14% का बन सकता है, तो अगर आपके पास है तो आपको होल्ड करना चाहिए। कंपनी ओवरऑल इज़ वेरी गुड दोस्तों। तो कंपनी रेजिलेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैज़ डिलीवर्ड एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस अक्रॉस कैटेगरीज विद द डोमेस्टिक बिजनेस रजिस्टरिंग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एज कंज्यूमर सेंटिमेंट इम्प्रूव्स द कंट्री। दोस्तों ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये इनके पीछे का लॉजिक है कि जो उन्होंने बताया है। ऑफकोर्स बहुत ही दिग्गज स्टॉक है दोस्तों, आपके पास है, ऑफकोर्स होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। इनके टारगेट्स बहुत ही अब दिखाई दे रहे हैं। एच डी एफ सी लाइफ जो कि एस टी एफ का टॉपिक स्टॉक है दोस्तों, आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि इन सब स्टॉक पे निवेश करिएगा, बिकॉज इनके सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत बूमिंग है, बिकॉज इनके सेक्टर में एक अच्छा खासा डिमांड क्रिएट होने को देखने को मिल सकता है। तो एच डी एफ सी लाइफ को लेकर दोस्तों काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। कौन? तो भाई आई सी आई सी आई डायरेक्ट ने इनका जो बाइंग प्राइस आप देख सकते हैं कि अभी का जो भाव है दिखाई दे रहा है जो 700 के करीब दिखाई पड़ता है। 820 का दोस्तों टारगेट किसने दिया है? आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। और मुझे लगता है कि ये टारगेट टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, ये टारगेट टूटेगा और मुझे पक्का यकीन है कि इस ईयर के एंड में ये 800 क्या दोस्तों 900 का लाइक नो जो पराह उसको तोड़ के 1000 को भी छूने का अटेम्प्ट कर सकता है, बिकॉज जो कंपनी बहुत ही दमदार है। और मुझे लगता है कि जिस वैल्यूएशन प्रेडिक्ट कर रहा है ऑफकोर्स हाई है, लेकिन दोस्तों जो इनके बिजनेस मॉडल है और जिस हिसाब से इसमें रैली नहीं आई है और एसबीआई लाइफ में रैली नहीं आई है, ये जरूर दोस्तों बात की जाए एस बी आई लाइफ की तो भाई मैं तो उसको 1100 देखता हूँ। और दोस्तों मुझे यकीन भी है कि आने वाले 1 सालों में, अब ऑफकोर्स मार्केट क्रैश हो गया तो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मार्केट स्टेबल रहा आपको ज़रूर 1100 के लगभग में एस बी आई लाइफ देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मैं एच डी एफ सी लाइफ को भी इधर से 900 950 और ये 1000 का अटैम्प्ट मारते हुए भी मैं देख पा रहा हूँ। तो इधर पे बात की जाए आई सी आई सी आई डायरेक्ट ने इसको 820 का टारगेट दिया है। और इनके पीछे कुछ लाइक कहानी बोली है कि वी एक्सपेक्ट ग्रॉस रिटर्न, जो दोस्तों उनके तथ्य हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुतों का अभी सर का दर्द बन चुका है, बिकॉज ये भाग नहीं रहा है। ऑफकोर्स यस बात तो सही है, लेकिन आपको दोस्तों ये भूलना नहीं चाहिए बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। और जिस हिसाब से टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ने भी ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ये नहीं भाग रहा है। लेकिन जल्दी ही दोस्तों ये आपको भागता हुआ देखने को मिलेगा और मैं पूरा सहमत हूँ शेर खान से, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग
इधर पे 20% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है, जो कि एकदम दोस्तों मैं सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि 2800 को तोड़ के 3000 के लेवल को छूने का ज़रूर कोशिश करेगा, बिकॉज इसमें दोस्तों निफ्टी कंपैरिजन में कुछ कम रैली देखने को मिली है। ऑफकोर्स इनके नतीजे ये तय करेंगे कि कंपनी का डायरेक्शन कहाँ जाएगा। देख सकते हैं कि रूरल डिमांड outpacing urban demand, improving growth prospect for health, food, drink, and expected recovery in the discretionary categories remain key growth drives in the near term। तो ये सब दोस्तों इनके तथ्य हैं कि जो इनको टारगेट देने में मजबूर किया है। लेकिन फ्रेंड्स ये भी एक नेवर सेल वाला स्टॉक है और आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। थोड़ा पेशेंस लेते हैं, लेकिन जब भागते हैं दोस्तों आपको मौका नहीं देते हैं। बंधन बैंक को पता है कि एनपीओ को लेके इशू चल रहा है उनके। दोस्तों जो असम वाले जो स्टेट्स हैं, आपको पता है कि अच्छे खासे इनके रेवेन्यू आते हैं। तो एक छोटा जो माइक्रो फाइनेंस को लेके इनका बहुत अभी सर का दर्द बना हुआ है। फिर भी मोतीलाल ओसवाल इसको लेके ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ रहे हैं और 450 का बंधन बैंक टारगेट दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बैंक है। और ग्रोथ की बात की जाए तो मुझे लगता है कि भारत का टॉप ग्रोथ बैंक में दोस्तों ये भी मुझे शुमार लगता है, बिकॉज जिस हिसाब से इनके एक्सपेंशन हो रहे हैं और जिस हिसाब से इनके सारे चीज़ इंप्रूव हो रहे हैं, मुझे ये बैंक बहुत ही अच्छी लगती है। एक माइक्रो फाइनेंस का इशू है दोस्तों, अगर उसको सॉल्व कर लेती है तो मुझे लगता है ये बैंक और भी पोटेंशियल लगती है। मेरे हिसाब से आपके पास है, लॉस बुक नहीं करना चाहिए और उसको 350 के लगभग मिले तो ये खराब बाई नहीं है, लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। उसके बाद लार्ज कैप की बात की जाए तो टीसीएस को लेके बहुत लोग ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें मैं खुद ही हूँ। 3500 एकदम। दोस्तों शेर खान की बात की जाए तो उन्होंने 3590 36 को टारगेट दिया है और मैं इससे पूरा सहमत हूँ। और मेरे हिसाब से ये 3600 लेवल डिजर्व करता है, बिकॉज जिस हिसाब से इनके Q3 के नतीजे थे बहुत ही शानदार थे। और ये क्या दोस्तों, इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े समस्त जितने आईटी जाइंट हैं जो भी करेक्ट हो रहे हैं, वो दोस्तों ऑफकोर्स 3 से 6 महीने में फिर से नया ब्रेकआउट दे सकते हैं। और अगर इधर आपके पास है तो आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। मार्केट में प्राइस गिरे तो आपको बस दोस्तों दोनों हाथ से उठाना ही है। तो इधर पे हमें टीसीएस का नाम भी दिखाई पड़ रहा है, जो कि मार्जिनली काफ़ी अपसाइड दिखाई देता है। डीमार्ट को भी दोस्तों इन्होंने चुन के रखा है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और बात की जाए इनके डीमार्ट के नतीजे के बाद, यस ऑफकोर्स अभी की बात की जाए तो फ्लैट से देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों ये 32 लेवल जरूर आएगा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। ये वैल्यूएशन मैटर करता है, थोड़ा से महंगे हैं, 100 के ऊपर पी ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको जानना पड़ेगा ऐसे दोस्तों इनको डायरेक्टली कोई कंपटीशन देता नहीं। रिलायंस रिटेल है ऑफकोर्स है, लेकिन जैसे ही दोस्तों बिग बाजार की छटनी हुई है और रिलायंस रिटेल फंसा हुआ है उस डील को लेके, बात की जाए अमेजोन से जो झगड़ा हो रहा है दोस्तों, तीनों को लेके जो फिर रिटेल बीच में आ चुके हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये लेवल भी खराब नहीं है बाइंग करने का। ऑफकोर्स दोस्तों 3000 का लेवल तोड़ता है तो ऑफकोर्स ये 3200 3300 का लेवल पे आते हुए देखने को मिल सकता है। और मैं पूरा सहमत हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से इन्होंने पोस्ट कोविड अपने डेवलपमेंट दिखाए हैं, अपने सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखाए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी दोस्तों काफ़ी बढ़ चुकी है। मेरे हिसाब से डीमार्ट में एक बहुत ही ग्रोथ ऑप्शन है और आपके पास है लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे डीमार्ट लगती है। मारुति सुजुकी का भी दोस्तों जो टारगेट है काफ़ी हाई है। ऑफकोर्स मेरे पास तो पोर्टफोलियो में बहुत ही कम ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में रखता हूँ, बिकॉज इनके जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन बात की जाए डेट के परस्पेक्टिव से बहुत ही कम है दोस्तों, इवन ना है। आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। यस कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। इधर पे आप देख सकते हैं कि शेर खान ने 9000 का टारगेट दिया है। बीच में एक न्यूज़ आ रही थी कि इनकी पर गाड़ी की बात की जाए तो 34,000 जो कॉस्ट इफेक्टिव को बढ़ाने की बात चल रही है। अगर ये होता है तो एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, बिकॉज इनके खर्चे भी थोड़े से बढ़ चुके हैं, लेकिन ये उनको एडजस्ट करने के लिए कर रहे हैं। नेगेटिव न्यूज़ है कि लोग खरीदारी नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से नेगेटिव न्यूज़ बहुत ही कम है, पॉजिटिव न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। बिकॉज 34,000 दोस्तों कोई मैटर नहीं करता। कोई अगर 10 लाख का गाड़ी खरीदते हैं तो 20-30 हज़ार कोई मैटर नहीं है। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, सॉलिड है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई स्टॉक को चाहते हैं ऑटो सेक्टर की, तो दोस्तों ये भी सही है। बजाज ऑटो को भी अपना नजर रख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी लैब और डिविस लैब ये दो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और आप देख सकते हैं कि ब्रोकरेज ने एकदम इसको बहुत ही अपसाइड दिखाया है। और बात की जाए शेर खान दोस्तों, ऑफकोर्स ये 6500 का टारगेट है, मुझे तो थोड़ा हाई लग रहा है, लेकिन ऑफकोर्स ये 5800 का टारगेट को ज़रूर हिट करने की और आगे बढ़ सकता है। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 5 शेयर के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इनके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है दोस्तों कि एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट इन द यूएस बैक्ड बाय ए स्टडी न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन, ग्रोथ इन द बेस बिजनेस एंड द एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट मार्जिन, ये इनके की फैक्टर हैं जो इसको और फर्दर ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉन्ग टर्म के लिए उससे बहुत ही अच्छा खुरा मुझे दिखाई पड़ता है। उसके बाद विप्रो और आईटीसी थोड़ा सा कम चलता है, लेकिन बहुत ही मजबूत कंपनी है। बहुतों ने थोड़ा सा अप डाउन में लिया है, लेकिन आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। इधर पर देख सकते हैं कि जो टारगेट है वो हमें थोड़ा सा अप दिखाई पड़ रहे हैं, अपसाइड 18% दिखाई दे रहा है। दोस्तों तो मार्जिनली काफ़ी बेहतरीन है विप्रो जैसे दिग्गज कंपनी के लिए, जो एफडी के रेटिंग को हमेशा बीट करते हैं और काफ़ी बार बोनस भी दिए हैं, डिविडेंड भी ठीक ठाक बांट लेते हैं। तो 431 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। 510 का दोस्तों हमें अपसाइड दिखाई पड़ रहा है बाई शेयर खान, तो इन्होंने दोस्तों बाई रेटिंग दे दी है।
इन्फोसिस को एकदम नहीं बेचना है, लाइफ टाइम वाला स्टॉक है दोस्तों। और मेरे हिसाब से इन्फोसिस को हर एक डिप्स में बस खरीदना ही है, बिकॉज प्रभुदास लीलाधर की बात की जाए तो 1600 का टारगेट दिया है, और सो ज़रूर 1600 के बाद 1700 का भी टारगेट अचीव कर सकता है। आपको अगर गिरते हुए भाव पे मिले, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर इतने अच्छे नतीजे थे फिर भी गिर क्यों रहे हैं। भाई मार्केट को पहले से ही उस नतीजे का अनुमान होता है, तो वो पहले से ही फैक्टर इन होते हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, मेरे हिसाब से आपको हमेशा माल मीन्स खरीदना ही चाहिए। और अगर आपके पास पेशेंस है तो उसको होल्ड करिए। ये ज़रूर दोस्तों इस लेवल पे को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, बिकॉज इनके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन थे। और विप्रो की बात की जाए, एचसीएल टेक की बात की जाए, तो सबने अच्छे खासे रिजल्ट पेश कर दिए हैं। तो अपसाइड की बात की जाए, जो प्रभुदास लीलाधर जैसे देख रहे हैं, जो कि 22% का है, जो कि अभी भी बहुत ह्यूज है। अगर दोस्तों सबसे मजबूत घोड़े की बात की जाए बैंकों की, या फिर दोस्तों निफ्टी 50 का, तो आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स रिलायंस है, टीसीएस है, लेकिन एचडीएफसी बैंक भी एक बेहतरीन स्टॉक में से एक है। 1483 आप देख सकते हैं कि 1500 के लेवल पे ये ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। 1800 का टारगेट दिया है। ऑफकोर्स मैं इससे सहमत हूँ, आपको दोस्तों माल नहीं बेचना चाहिए। और एचडीएफसी बैंक आपका पोर्टफोलियो में नहीं है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो संपन्न नहीं होता। यस, आपके पास दूसरे बैंक है, उसका भी वेलकमिंग है। आईसीआईसी बैंक भी बहुत ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ देता है। कोटक महिंद्रा भी है दोस्तों, एक्सिस बैंक भी सही ठीक ठाक बैंक है। लेकिन बात की जाए एचडीएफसी बैंक के, जिस हिसाब से इन्होंने नतीजे पेश किए हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम में राइज, ग्रॉस एनपीए और जो नेट एनपीए है उसमें कमी, काशा रेशियो, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, सब में इतना अच्छा राइज दिखाया दोस्तों। और क्या चाहिए, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, टारगेट एकदम दोस्तों अचीव होगा अगर मार्केट में सेल ऑफ नहीं आता है तो। उसके बाद एचपीसीएल को भी लेकर दोस्तों बात की जाए, शेर खान काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग 19% के लगभग इन्होंने टारगेट दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इससे दूर रहता हूँ। आप चाहे तो इसको लाइक मीन्स निवेश कर सकते हैं, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव बन चुकी है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी पे मुझे थोड़ा सा लाइक कम भरोसा है। ऑफकोर्स बीपीसीएल और एचपीसीएल खराब नहीं है, लेकिन मार्केट में ये ऑयल, क्रूड ऑयल के प्राइस से बहुत सेंटिमेंट होते हैं, और जिस हिसाब से एक ग्लोबल क्रैश के बाद ऑफकोर्स एक रैली तो बनती है। तो मैं दोस्तों इस पर दाव खेलना पसंद नहीं करूँगा। आपके पास तो आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एज अ वैल्यूएशन ये काफ़ी अच्छी है, डिविडेंड भी ठीक ठाक बांट लेती है। तो इधर पे दोस्तों अगर अपसाइड की बात की जाए तो 20% अप्रोक्स दिखाई दे रहा है। सो एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज बहुत ही शानदार कंपनी है, और मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों इधर पे 32% का अपसाइड जाहिर किया है। ऑफकोर्स 32% मुझे कुछ ज़्यादा लगता है, बट कम भी दोस्तों बोलना गलत होगा। इनके नतीजे बहुत ही शानदार मुझे देखने को मिले, काफ़ी इंप्रूवमेंट थी दोस्तों, और इनके जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं। और अगर वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स में इनके रेवेन्यू बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा इनको अपकमिंग टाइम प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ मार्केट, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, मैं भी हूँ। अब 1300 का लेवल आता है कि नहीं ये देखना बनता है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन थे, और इनके जो ऑर्डर बुक है काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। तो 32% का टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दे दिया है। तो ऑफकोर्स दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने इस पर चर्चा किया है, उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स एसटीएफएल के टॉप पिक्स स्टॉक हैं, जैसे दोस्तों एचयूएल हो गए, टीसीएस हो गए, इन्फी हो गए, डीमार्ट हो गए, जिसको मैंने हमेशा बोला है कि आप इनमें से खरीदारी कर सकते हैं। बस इसको हमेशा एड ऑन डिप्स करिए, और आपको बहुत अगर मुनाफा हो गया है, जब लगता है कि स्टॉक बबल जोन पे है, तो आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको अफोर्ड कर पाते हैं लॉन्ग टर्म तक, तो लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं। तो ये 13 स्टॉक है जिनके लेके जो ब्रोकर हाउस है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ रहे हैं, और दोस्तों मैक्सिमम स्टॉक मैंने उसको कवर किया ही है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, टारगेट बहुत ही ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर निफ्टी 14,700 को क्रॉस करता है, ऑफकोर्स 15,200 और 15,500 की जर्नी को भी कर सकता है। डाउनसाइड की बात की जाए तो 13,800 और 13,500 मैंने बोल दिया है। तो आपको ऐसे स्टॉक अगर मिलते हैं सस्ते दाम पे, तो आपको खरीदना ही है, बेचना नहीं है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि ब्रोकर्स का क्या टारगेट है और क्या क्या स्टॉक हमें देखने को मिल रहे हैं। आई हो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।